नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लैब की जानिब से। हर जुमरात और जुम्मा आप हमारा ये शो देखते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आज का शो भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज के शो पे जो हमारा टॉपिक है वो है नमूनिया। तो नमूनिया पे हम बात करेंगे। हम सबसे पहले नमूनिया स्टार्ट कब हुआ और वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और आज तक की नमूनिया की जो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी क्या रिपोर्ट है वो आज आपको देंगे। आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। डॉक्टर साहब एवरग्रीन रहना भी चाहिए क्योंकि आप हेल्थ 21 पे हैं। डॉक्टर साहब अब सबसे पहला, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है नमूनिया। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा हो जाती है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। अगर नमूनिया सोचते ही, बीमारी सोचते ही अगर हम सोचते हैं कि बच्चे नहीं, बुजुर्ग जवान भी अगर नमूनिया बिगड़ जाए तो जान से जा सकते हैं। नमूनिया अगर हम स्टार्ट लें तो नमूनिया आया कब, मतलब वो कौन, कितने अरसे पहले पता चला कि आया ये बीमारी है जिसका नाम नमूनिया है जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है? बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो बीमारी आपने जो जिक्र कर रही है नमूनिया, ये असल में फेफड़ों की बीमारी है। इन्फेक्शन यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स ये होता है और प्लस एयर सैक्स। लंग्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी बारीक सांस की नालियाँ होती हैं, यानी बड़ी छोटी हर साइज़ के लेके फिर जाके नीचे जाके टर्मिनेशन हो जाता है उनका। बड़े ब्रोंकल होंगे, वे ब्रोंकाई पे एल्वोलाई ये पूरा सिलसिला होता है। जहाँ भी जिस स्टेज पर भी आपकी एयर सैक बड़ा हो या छोटी हो या जो ब्लॉक होगी या सेमी ब्लॉक होगी तो वो सांस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, यानी ब्लॉकेज ऑफ द एयर सैक सिंपली नोन एज नमोनिया। ये आपका सिंपल डेफिनेशन है। ऊपर की जो ब्रोंकल आपके जो बड़े जो एल्वोलाई से जो बड़ी होती हैं वो ब्रोंकस कहलाते हैं, वो ब्लॉक होते हैं। फिर छोटे ब्लॉक होते हैं, लेकिन शुरू से लेके नीचे जितने भी चीज़ें हैं ये नमूनिया के ज़मरे में आते हैं। अगर इनकी चीज़ें जो लो वाइज होते हैं इनको हम डिवीज़न कर देते हैं। एक एयर सैक के बेस पे हो जाता है, एक उसके लोब लंग्स के जो लोब होते हैं उनके बेस पे होते हैं। जो लंग्स के लोब पे होते हैं उनको लोबार नमूनिया कहते हैं, और जो ब्रोंकाई के जो एल्वोलाई इन्वॉल्व होते हैं उनको कहते हैं ब्रोंको नमूनिया। ये नमूनिया जो है एक्चुअली एयर सैक प्रॉब्लम कहलाती है। सांस में प्रॉब्लम होते हैं। सांस में जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी वो किसी भी वजह से हो, ख्वाह वो बुखार की वजह से हो रही हो, ख्वाह वो कोई फॉरेन बॉडी चली गई हो, ख्वाह वो उसको फ्लू के तहत हो गया हो, कोई वो कोविड-19 आया था पहले उसकी वजह से हो रहा हो, जिसकी भी वजह से अगर ब्लॉक हो रही है। और उसमें 4 या 5 फैक्टर ये हैं जो मैं अब बताता हूँ आपको। उसमें अगर बुखार होता है, उसमें अगर चेस्ट पेन होता है, उसमें अगर खांसी होती है तो ये नमूनिया कहलाएगा। अगर इसके अंदर खांसी ज़रूर हो रही हो, बुखार हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो और अगर उसमें सांस रुक रही है, सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर नमूनिया कहलाएंगी। नमूनिया में लोबार नमूनिया भी होगा, ब्रोंको नमूनिया भी होगा। और अगर इसमें बुखार अगर नहीं है तो फिर ये एलर्जिक नमूनिया होगा। हाँ, इसमें अब बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं। एलर्जिक नमूनिया में सांस बहुत बढ़ेगी तो डेथ होगी। और अगर लोबार नमूनिया ब्रोंको नमूनिया में जिसमें कॉज जो होगा वो आपका कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा, टिपिकली एटिपिकल वायरस कहलाते हैं ये, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसमें भी डेथ हो सकती है। दोनों की इमरजेंसी कैजुअल्टीज हैं। ये बहुत इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ही पुरानी है, कम से कम 200 साल इसकी हिस्ट्री पुरानी है। शुरू में भी ये डेट नहीं हुई थी, लिहाजा ये बीमारी शुरू से मौजूद है। हमारे बच्चे जो थे शुरू में भी हर जगह दुनिया में जब शुरू में होते पिछले जो तकरीबन 18वीं सदी के एंड पे भी इसी में ये प्रॉब्लम पेश आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। बाद में सोचा कि ये, उन्होंने कहा कि वो सैक जैसे गुब्बारे नहीं होते हैं तो उसको कह दिया उन्होंने ये सैक लाइक डिजीज़ है कोई। तो ये इनको बदलते बोले थे नीमोकोकल में हो गया नमूनिया, बैक्टीरिया डेटक हो गए, तो इन्होंने कह दिया ये नमूनिया की बीमारी है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जब एक साइड ब्लॉकेज होगा तो अंदर पानी भर जाता है, इसके अंदर पी बढ़ जाती है। तो जब ये चीज़ें बढ़ जाती है तो बहुत ही इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है।
زبردست بہت ہی سیریس نمونیا ہو جاتا ہے یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اگر اس کو آپ نے جو ہے اپنے آپ کی امیونٹی اگر مضبوط ہے, اگر آپ نے اس کی پریکاشنز ایسا کریں کہ آپ نے ٹھنڈے موسم نہ ہو اور آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ کوئی امیونٹی آپ کی, کوئی کمزوری آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو یہ بیماری آپ کے کنٹرول میں آ سکتی ہے. ادروائز یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیماری یوزولی دیکھیے اولڈ ایج ہے, اولڈ ایج میں بھی ہوتی ہے کیونکہ کمزوری ہوتی ہے, تو اولڈ ایج کی بیماریاں کہلاتی ہیں, ان کو لوبا نمونیا. اچھا بچے چھوٹے جن کو آپ نے ایمونائز نہیں کیا ہوا یا ان کی ویکسینیشن نہیں دی ہوئی تو وہ جاتے ہیں, ان کو برونکو نمونیا کہتے ہیں. لیکن یوزولی جو نمونیا کی جو بیماری ہیں وہ ہو جاتی ہے 5 سے 15 سال, یہ ینگ ایج کی جو بیماریاں ہوتی ہیں. بعد میں جب آپ ویکسینیشن کر لیتے ہیں تو پھر جب ویکسینیشن جب آخری ایج ہوتی ہے 65 ابو 65 پہ ایج پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سیویئر نمونیا بیماری کہلاتی ہیں. اس میں انیموکوکل انوالو ہوتا ہے, اسٹریپٹوکوکل انوالو ہوتا ہے. شروع کی جو بیماریاں آتی ہیں وہ اسٹریپٹوکوکل نمونیا کہلاتا ہے. بڑے اوپر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو اسٹیفلوکوکل انیموکوکل نمونیا کہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ لیبارٹری ڈائگنوسس ہے. لیب جو ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر مریض جیسے آپ کے پاس آتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ہم شک بیسس پہ ہوتا ہے ہم فوراً لیبارٹری چیک کراتے ہیں. اس میں آپ کے مرض جو ہیں یہ ایسے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ بیکٹیریا پتہ چل جاتے ہیں اس کے اندر. جب آپ کو بیکٹیریا پتہ چل کے تو آپ ان کو ٹریٹ کریں گے اس چیز کے حساب سے, تو نمونیا مرض جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اس کا. لیکن ہے بہت ڈینجر یہ بیماری, ہر موسم کی بیماری ہے یہ. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے گرمیوں میں ہو تو نہیں ہوگی اور سردیوں میں تو ایسا نہیں ہے. گرمیوں میں بھی اتنا ہی اس کا انسیڈنس ہے, سردیوں میں بھی اتنا مطلب موسم کی وجہ سے اگر آپ کہیں کہ نمونیا ایک ٹھنڈ کے موسم میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے, وہ گرمی میں بھی آپ کو بالکل ایسی ہے. اس میں جو وائرس جو ہیں بعض گرمیوں کے وائرس ہیں وہ گرمی میں ہوتے ہیں تو وہ بھی کاز کر دیتے ہیں. اچھا سردی کے وائرس ہیں جو انفلوئنزا وائرس جس سے بتایا کہ بہت زیادہ کامن ہے, سمجھے نا, اور RCV وائرس ہیں, RSV وائرس ہیں, یہ بھی سردیوں میں بھی ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی ہوتے ہیں. یہ تو اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امیونٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو اس لیے یہ سردیوں میں زیادہ اٹیک کر جاتے ہیں. اچھا سردیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائٹ تھوڑی اچھی ہوتی ہے, جیسے آپ نے ایگ وغیرہ لے لیے, آپ نے فش لے لیا, ڈرائی فروٹ لے لیے, تو اس میں آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے, تو اس میں سیفٹی ہے. لیکن ہر کوئی یہ نہیں کھاتا, ہر ایک کی یہ ڈائٹ نہیں ہے. اگر ہر ایک جن کے پاس یہ ڈائٹ ہو تو ان کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے. لیکن اس سے اوپر ایج کو بھی جاتے ہیں, جب ہم 65-70 پہ جاتے ہیں تو ان کی ڈائٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے, ان کو امیونائزیشن کرنے کی ضرورت ہے, مطلب فردر امیونائز کیا جائے ان کو. ہمارے ہاں نمونیا کی ویکسین موجود ہے, نیموکوکل کی ویکسین موجود ہے, جس طرح اور دوسرے وائرس کی تھی. اگر ہم چاہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے ان کو لگا دیں مریضوں کو, تو اس سے بھی مریض کافی سیو ہو جاتا ہے. تو ویکسینیشن بھی ہونی چاہیے, اس کے حساب سے جو بیماری ہے آپ کو درد ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن اس میں سیلف میڈیکیشن بڑی ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ذرا ایک چیز کی طرف میں آؤں گی کیونکہ میرا مائنڈ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سوال کو میں ضرور کروں. ڈاکٹر صاحب اگر کسی کے پھیپھڑے کمزور ہیں تو نمونیا جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے حاوی ہو جاتا ہے, یا پھیپھڑے کمزور ہونا بھی نمونیا کا باعث بن سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے, آپ کے کہنا کہ بالکل صحیح ہے, پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں. لیکن پھیپھڑے کمزور ہونے کا ہم مطلب کیا لیتے ہیں نا, ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دو چیزیں پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک لنگس کی obstructive ڈیزیز ہوتی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں لنگس ہے پورا لیکن obstruction آ گئی, رکاوٹ آ گئی, تو پھیپھڑے جو پوری طرح سانس نہیں لے پا رہے, پھول لیں, تو اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی, تو یہ ڈینجرس ہو گیا, یہ کمزور ہو گئے پھیپھڑے آپ کے. اس کے ساتھ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑے پورے موجود ہیں, آپ سانس صحیح نہیں لے سکتے, آپ جیسے الرجک آ گئی آپ کے پاس, ایسٹمیٹک پرابلم آ گئی آپ کو, سمجھنا, اسی طرح اور جراثیم پرابلم ہو گیا. اچھا آپ نے ان چیزوں سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویکسین از اے ویری امپورٹنٹ ہے, اور بیلنس ڈائٹ. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو فائٹ کرتی ہیں, آپ کی کوئی بیماری ہو, آپ کو لنگ کمزور ہو گئے, آپ ڈائٹ اچھی لے رہی ہیں, آپ کی ویکسینیشن اچھی ہے, آپ کی سپورٹیو تھیراپی آپ اچھی ہے, تو آپ کے پھیپھڑے جو کمزور ہیں وہ بھی اوور کم ہو جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ نہیں جائیں کہ بھئی ہمارے پھیپھڑے کمزور ہیں. پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو بڑا کمزور ہوں, میں تو پھیپھڑے ہی کمزور ہیں. تو بھائی تیرے پھیپھڑے کمزور ہیں تو نے صحیح کیوں نہیں کرایا,
हैं, जबकि ये चीज़ें तुम कर लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह असल में एक साइकोलॉजी भी होती है। वो किसी ने कोई ने कह दिया कि अभी तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर है, अब जहन में लेके बैठ गए आप। देखिए ये टर्म जो है ना बिल्कुल मिसनोमर है, ये अच्छी टर्म नहीं है और ये यूज़ नहीं होनी चाहिए, ना मरीजों को बताना चाहिए इस किस्म का कि आप कमज़ोर हो गए। चलो आप वो भी जुमला गलत है, आप कमज़ोर हो रहे हैं ना। अब अगर आप सीधे थे आप फेफड़े कमज़ोर है, डॉक्टर साहब बात वही है कि ये माइंड का गेम है। किसी भी बीमारी में आप सेहतमंद तब हो सकते हैं कि जब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मतलब किसी भी चीज़ में, मैं बीमारी में नहीं, जिंदगी गुजारने के लिए भी कह रही हूँ कि अगर आपके दिमाग से अच्छी वाइब्स आपको मिल रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, तो आप यकीन करें हर चीज़ से आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। आपको जो है उस वक्त जो है दूसरों की कहा अपने जहन में नहीं रखें, हाँ, लेकिन उसमें आपके जहन को मजबूत रखें। हमारे जहन थोड़े से ऐसे हो गए, शकी मिजाज हो गए, बातों डॉक्टरों की बातें जहन में कर लेते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको सोच समझ के बात करता है। वो ये भी नहीं होगा कि वो आपको कह दिया कि आपके फेफड़े कमज़ोर है, आपको दिल कमज़ोर है, बात कह दिया दिल कमज़ोर है, तो दिल कमजोर क्या होगा? हाँ। अब तो वो तो बाहर ही गिर जाएगा, वो तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर साहब ये अब नमूनिया की वैक्सीन जो है वो बच्चों को भी लगती है पैदाइश के बाद, जो एक प्रॉपर बना हुआ होता है कि सारी वैक्सीनेशन आपने करवानी है, उसमें टाइफाइड, हर किस्म की, खसरा की, नमूनिया की सब वैक्सीन होती है। अब अगर उस टाइम किसी बच्चे को नहीं लगी तो आया आप एज के किसी भी हिस्से में नमूनिया की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं जिस तरह के हमने कोरोना की और बाकी बीमारियों की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारा जो हुकूमत की तरफ जो पैकेज है वैक्सीन का, उसमें नमूनिया की वैक्सीन का पैकेज नहीं शामिल है। अच्छा। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ, हम रिक्वेस्ट पे यही करते हैं कि उसको शामिल किया जाए, है ना। ये महंगी वैक्सीन होती है, अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह मुश्किल से मिलती है, बड़े स्टोर से मिलती है, हम लिखते हैं वहाँ से लोग लेके आते हैं, दूर से हम लगाते हैं। अगर ये पैकेज में शामिल हो जाए, यानी जैसे ये शामिल हो जाए, जिस तरह से चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वो शामिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। अगर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम आवाम को प्रोवाइड करें, तो जैसे हमने देखे ना कोविड-19 की कितनी महंगी वैक्सीन थी, हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। ये तो बहुत ही बड़ा कारनामा है हुकूमत का। ये तो हमेशा सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा कि इतना गरीब मुल्क होते हुए आपने इतनी महंगी वैक्सीन आखिर तक आप जो उसको फ्री लगा रहे थे, वेल एंड गुड है, मैं समझता हूँ। और इसी तरह अगर ये नमूनिया की वैक्सीन और एक और होता है रूटा वायरस, अगर हम इसकी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने लग जाएं तो बहुत काबू पड़ जाएगा केसेस के ऊपर। नमूनिया है या दूसरे गैस्ट्रो की बीमारियाँ हैं, बहुत अहम बात हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि नमूनिया जो है उसकी कितनी इकसाम है, कितने स्टेजेस हैं नमूनिया के? देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसको हम पैथोलॉजिकली कहते हैं ना, तो पैथोलॉजिकली हम इसके जो लंग्स के उसकी जो स्टेजेस होती हैं उसे कहते हैं। एक लंग्स होता है हेल्थी लंग्स होता है, एक रेड हेपेटाइजेशन पे, ब्लू ग्रे हेपेटाइजेशन है, फिर रिकवरी फेज है। तो ये तो कि पैथोलॉजिकली 4 किस्में निकल आती हैं, समझे ना। उसके बाद जो वैसे हम जो मान लेते हैं एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, इस तरह से लेते हैं। हर सब अपने हिसाब से डेवलप करता है, लेकिन ये ज़्यादा है एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। और मैंने बताया था कि लंग्स पेनकार्डिटिस, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और रिकवरी, ये 4 फेज उधर हो गए। उसमें हम यही देखते हैं कि जब ये पेशेंट, जब ये नमूनिया हम जिसको हम कह रहे हैं, अगर हमने कहा एक्यूट फेज, जब एक्यूट फेज का मतलब ये होता है कि जो भी लंग्स के जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं उसकी, यानी एयर सैक्स हैं, पैरेन्काइमा, उसके जो प्लूरा है, ये इसमें एक्यूटली इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें एक्यूट जरासीम आ जाता है। स्ट्रेप्टोकोकल इज ए कॉमन, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया इज ए कॉमन, ये बैक्टीरिया और वायरस भी इसमें आते हैं। वायरस जो होते हैं बड़े डेंजरस इसमें आते हैं, समझे ना। ये एटिपिकल वायरस होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं, लाइव लीथल होते हैं, ये लाइव डैमेज कर देते हैं ये। तो हमें ये चाहिए कि हमें जिस स्टेज पे भी आए, लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर से पहुँचें, बात पहुँचें, लेबॉर्ट्री का टेस्ट करें आप, एक्सरे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ लेबॉर्ट्री के और चीज़ है, हमारे लेबॉर्ट्री एक्सरे, जैसे मैंने कहा ना कि ग्रे हेपेटाइजेशन हो गया, रेड हेपेटाइजेशन, ये आपको एक्सरे में नजर आएंगी चीज़ें। क्या मैंने कहा, अच्छा पानी किधर है, पस किधर पड़ गया, मतलब एक्सरे दिखाएगा। जैसे बीमारियों में ब्लड टेस्ट और ये होते हैं, इसके लिए एक्सरे हैं, इस तरह एक्सरे हैं। और जैसे मैंने कहा एक्यूट, सब एक्यूट, ये लेबॉर्ट्री से पता चलेगा, ब्लड टेस्ट से होगा, फिर हम लोग जरासीम के पता कर लेते हैं और जो है। तो ये सब चीज़ें जो इनकी जो स्टेजेस हैं बहुत डेंजरस मानी जाती हैं। जिनको क्रोनिक हो जाता है,
क्रॉनिक निमोनिया जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि रुकावट आनी शुरू हो जाती है, आपकी एयर सैक जो है वो कुछ कुछ बंद होने लग जाती हैं, तो उसमें पी व पस पड़ने लग जाता है। फिर ये क्रॉनिक जाके ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बन जाती हैं, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बन जाती हैं ये, तो इसी और ज़्यादा डेंजर होती है। फिर क्या होगा, आपकी लंग्स कैपेसिटी, सांस लेने की सलाहियत कम हो जाती है, सांस पूरी तरह नहीं बन पाता आपका, तो इसलिए इसकी और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो है इन्फाइसीमा में तब्दील हो जाता है, समझना, बाज़ औक़ात ये है और लंग पस पड़ने लग जाता है, पस पड़ जाता है इनमें। अच्छा, जैसे ही रिड्यूस होगा तो बाज़ औक़ात टीबी के जरासीम बीच में आ जाते हैं। अच्छा, टीबी के, क्योंकि वो फेफड़ों की वजह, फेफड़ों की कमज़ोरी की वजह से उनकी जो वीकनेस हुई थी, उनकी जो इम्यूनिटी कम हुई थी, तो ये मतलब बड़ी अजीब व गरीब बीमारी है, बहुत डेंजरस बीमारी मानी जाती है निमोनिया। हम समझते हैं कि इसकी जैसे ही हो बच्चों को, जैसे आपने बताया, वैक्सीनेशन शुरू में होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह फिर इसको रिपीट होना चाहिए, आफ्टर 10 या 20 ईयर रिपीट होना चाहिए। जितने भी ओल्ड एज हैं, और 40 अबव 50, सबको वैक्सीन जो है। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज मुझे जरूर कही थी कि किसी भी वैक्सीन को हम 2 साल के बाद दोबारा अप्लाई करते हैं, तो क्या किसी वैक्सीन को मैं और आप, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एंकर हूँ, पर आप डॉक्टर हैं तो आप बेहतर बता सकेंगे कि कोई वैक्सीन पूरी जिंदगी, एक वैक्सीन काम कर सकती है एक बॉडी पे, क्या वो उस बीमारी से लड़ सकती है, या उस बीमारी को थोड़ा सा इतनी स्ट्रांग और पावरफुल तरीके से बॉडी पे वो इफेक्ट नहीं करती है? थोड़ा सा ये अगर डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। टीबी की वैक्सीन जो थी BC, वो ऐसी वैक्सीन थी कि हम लोग ने जब बचपन में लगाई थी, अभी तो दोबारा नहीं लगाई, तो वो कहते हैं कि फॉर एवर है, फॉर लाइफ के लिए होती है, समझना। लेकिन जहाँ पर जो एपिडेमिक हो जाए, टीबी बढ़ जाए, जैसे बीच में बढ़ गई थी, तो उनको हमने 5 साल बाद लगाया था, रिपीट की थी वैक्सीन को उसकी, तो ये होता। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि जिन्होंने एक दफ़ा वैक्सीन लगाई है टीबी की हवाले से, तो वो दोबारा ज़रूरत नहीं थी उसकी। इसी तरह और बहुत से, जैसे चिकन पॉक्स के हैं, ये भी बड़ी सेफ थी, है स्मॉल पॉक्स थी, ये भी बड़ी सेफ थी। तो बहुत सी वैक्सीन हैं जिन्हें हम लोग रिपीट नहीं करते, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो इन्फेक्शन एपिडेमिक है, जैसे आपको कोविड का आ गया था, समझना, या टाइफाइड की है, आपकी 2 to 5 ईयर तक की टाइफाइड की वैक्सीन होती है, 5 साल बाद आपको दोबारा हेपेटाइटिस की भी मेरे ख्याल से आई थिंक फिर से उसको वो करते हैं। बिल्कुल है, तो वो उनको लगाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक बंदा बहुत कमज़ोर है, वीक है, उसकी इम्यूनाइजेशन कम है, तो हम उसके मुनासिब वक्त पे उसको रिपीट कर देते हैं। हम देखते हैं ये फैमिली में इसकी मौजूद है तो रिपीट करते हैं, अदरवाइज जो हेल्थी फैमिलीज हैं उनको ज़रूरत नहीं होती बाद वैक्सीन की। लेकिन वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन आपकी जो बीमारी है उसको रोकती है, प्रोफाइलेक्टिकली रोकती है उसको। लेकिन अगर एक दफ़ा उसका अटैक हो जाता है तो फिर उसको ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो अब वो बिल्कुल सही होगी। अगर अटैक हो गया खुदा ना खास्ता, तो आपको फिर तो उसका फुल इलाज कराएंगे जिस तरीके से होता है इलाज का। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21, और जो आपको पता है ईसा लैब की जानिब से है। इसी तरह ये शो होता रहेगा, कोशिश करते रहेंगे अवेयरनेस के साथ आपको बीमारियों के बारे में डिटेल से बताएं। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपनी होस्ट एनिशा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।